चल आखिरी किस्त नंबर 17। हसन के दोनों आदमी डॉटसन की डबल कैबिन पिकअप में आए थे। वो दोनों अमेरिकन पिकअप के अगले हिस्से में थे। हसन भी इनके साथ ही बैठ गया। हसन का एक आदमी पिकअप के उस हिस्से में चला गया जो सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिकअप की ड्राइविंग सीट पर हसन का दूसरा आदमी था। मैं पैसेंजर सीट पर था। पिकअप इंतहाई तेज रफ्तारी से रवाना हो गई। इन दोनों में से एक अमेरिकन चौंक कर बोला, कहाँ जा रहे हो मिस्टर हसन? हमारा होटल तो दूसरी तरफ है। खामोश बैठो, हसन ने कहा और अपना पिस्तौल निकाल लिया। गाड़ी तेज रफ्तारी से चल रही थी। हम लोग आबादी से निकल आए थे। वीराना शुरू हो गया था। मुझे इस खौफनाक बल के जुनूनी ड्राइवर से डर लग रहा था। वो गाड़ी की रफ्तार मुसलसल बढ़ा रहा था। मुझे खतरा था कि किसी तरफ से कोई ऊँट निकलकर सड़क पर ना आ जाए। मैंने सुना था कि वहाँ शेखों के ऊँट खुले फिरते हैं और अक्सर हाईवे पर भी आ जाते हैं। सड़क के बहुत से हादसे ऊँटों की वजह से होते थे। चारों तरफ घुप अंधेरा था। रोशनी इस वक्त होती थी जब कोई गाड़ी हमसे ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए हमारे नजदीक से गुजरती थी। 1 घंटा चलने के बाद गाड़ी की रफ्तार कम हुई और वो दाईं तरफ एक कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गई। अब हर तरफ तहद्दे नजर सहरा था। मुझे इस सहरा से भी खौफ आ रहा था। अचानक सेल फोन पर कांता की कॉल आ गई। मैं इसे कॉल करके बता चुका था कि मैं हसन के साथ जा रहा हूँ। दोनों अमेरिकन भी हमारे साथ हैं। हेलो बाबर, कांता सिलसिला मिलने पर बोली, कहाँ हो तुम लोग? हम इस वक्त सहरा में न जाने कहाँ हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ बाबा की कॉल आई थी। फौरी तौर पर उन्होंने दुबई आने का इरादा बदल दिया है। फिर चंद रस्मी बातों के बाद मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। अचानक गाड़ी भी रुक गई। मैं घबरा गया कि शायद गाड़ी में कोई खराबी पैदा हो गई है। हसन गाड़ी से नीचे उतर चुका था। इसका एक आदमी भी छलांग मारकर नीचे उतर चुका था जो गाड़ी के खुले हिस्से में था। हसन ने दोनों अमरीकियों को भी नीचे उतार लिया। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? तुम क्या समझते हो मेरा ताल्लुक शाही खानदान से है? हसन ने अचानक कहा, मेरा शाही खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जल्दी से खुदा को याद कर लो। क्या मतलब? एक अमरीकी बौखलाकर बोला, क्योंकि मैं तुम दोनों को गोली मारने वाला हूँ। हसन ने अचानक अपने पिस्तौल का रुख अमरीकन की खोपड़ी की तरफ कर दिया। देखो तुम वादा खिलाफी। इसका जुमला अधूरा रह गया। हसन के पिस्तौल से के बाद दीगरे 2 फायर हुए और वो दोनों अमरीकी रेत पर गिरकर तड़पने लगे। हसन ने इन दोनों की खोपड़ियों में एक गोली मजीद उतारी और इनकी लाशें वही छोड़कर वापसी का सफर शुरू कर दिया। जाते वक्त तो मुझे वक्त का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन वापसी में सेरा से हाईवे पर आते आते 1.5 घंटा लग गया। आपको कैसे मालूम हुआ कि इन दोनों को जैक्सन ने भेजा है? जैक्सन ने पहले एक दूसरे आदमी से बात की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उस आदमी ने मुझे बताया था कि जैक्सन किसी बाबर नामी आदमी को कत्ल कराने के लिए 2 किराए के कातिल दुबई भेज रहा है। लेकिन जैक्सन को ये कैसे मालूम हुआ कि मैं दुबई में हूँ? वो आपके बाबा के तमाम लैंडलाइन उस सेल नंबर पर आने वाली कॉल्स को रिकॉर्ड करा रहा था। आपने इनसे बात की तो जैक्सन को फौरन इल्म हो गया आप दुबई में हैं। दुबई पहुंचते पहुंचते में सुबह के 4 बज गए। इस दौरान में कई दफ़ा कांता और मरियम की कॉल्स भी आई। मैंने इनसे यही कहता रहा कि मैं अभी दुबई पहुंचने वाला हूं। हसन का ताल्लुक ईरान से था। वो भी कांता के गैंग का आदमी था। ज़ाहिर है कोई जराइम पेशा ही इतनी मालूमात रख सकता है। शायद अमेरिका और लंदन में मुकीम कांता के गैंग का हर आदमी मेरे नाम से वाकिफ़ था। इसीलिए हसन ने फौरी तौर पर कांता को इत्तला दे दी। इस वक्त वो खुद भी दुबई आ रहा था। जिस वक्त मैं बाबा के लिए होटल में कमरा बुक करा रहा था तो मेरे कातिल अमेरिका से रवाना हो चुके थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि इनकी मौत इन्हें दुबई की तरफ खींच रही है। मैं होटल पहुंचा तो कांता और मरियम दोनों जाग रही थी। मरियम कांता का ख्याल किए बगैर वालियाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। इसकी रंगत अभी तक स्याफाम थी और मुझे खासी कमज़ोर लग रही थी। शायद उस मंजिल सफ़र की आदी नहीं थी। कांता हंसकर बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम भी ख्याल रखना मरियम के कोई तुम्हें बाबर के साथ न देखे। इसके जाने के बाद मरियम एक मरतबा फिर मुझसे लिपट गई। मैंने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। मेरी आँख खुली तो दीवार की घड़ी 11 बजा रही थी। मरियम बेड पर नहीं थी। मैं समझा कि शायद वो कांता के कमरे में चली गई है, लेकिन इसी वक्त मरियम बाथरूम से निकली। रात के मुकाबले में इस वक्त वो निस्बतन तरोताज़ा दिखाई दे रही थी। मुझे अब इसकी स्याफाम रंगत से उलझन होने लगी थी, लेकिन अभी कुछ दिन मजीद बर्दाश्त करना था। मरियम हंसकर बोली, बाबर ये तुम ब्लैक एंड वाइट क्यों बने हुए हो? मैंने चौंक कर अपने जिस्म पर नजर डाली, फिर शर्ट पहनते हुए बोला, स्याफाम रंगत ख़त्म करने में मुझे शदीद तकलीफ हुई थी, इसलिए मैंने जिस्म के सिर्फ इस हिस्से पर लोशन लगाया था जो अमूमन खुला रहता है। सेलफोन की घंटी बजी तो मैंने बेड के साइड रैक पर रखा सेलफोन उठा लिया। कांता का टेलीफोन था। हेलो कांता, मैंने कहा। हेलो, अपनी इस कल्लो परी को यहाँ भेज दो, भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। तुम भी यहाँ आ जाओ ना, मैंने कहा। अभी नहीं, कांता संजीदा हो गई।
रूम सर्विस वाला 3 आदमियों के लिए नाश्ता लाएगा तो यकीनन चौंकेगा। हम नाश्ते के बाद आ जाएंगे। मैंने मरियम को कांता के पास भेज दिया और खुद बाथरूम में घुस गया। मैं नाश्ते से फारिग होकर बैठा ही था कि मरियम और कांता आ गई। कांता ने बताया कि मैंने अपने एक आदमी को कल रात ही टेलीफोन कर दिया था कि मुझे एक पासपोर्ट बनवाना है। वजारी पासपोर्ट और दस्तावेज़ात अभी इतनी मुहारत से बनाता है कि कोई इन कागजात को उस वक्त तक गलत साबित नहीं कर सकता जब तक उसे शुबा ना हो। रात अपने डिजिटल कैमरे से मरियम की एक तस्वीर भी लिया गया था। शायद इसने काम भी कर लिया हो। कांता ने सेल फोन पर कोई नंबर मिलाया और बोली, हाँ अर्जुन, क्या सूरत हाल है? अच्छा, वेरी गुड। हाँ एक बात, और इस पासपोर्ट पर तमाम ज़रूरी मोहरें और अंदरजात भी हों। ठीक, वेरी गुड, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। किससे बात कर रही थी? अर्जुन से। यही वो आदमी है जो मरियम का ब्रिटिश पासपोर्ट बना रहा है। वो इस पर मल्टीपल वीज़ा भी लगा देगा और अमेरिका का वीज़ा भी लगा देगा। हम लोग देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। कांता के सेलफोन की घंटी बजने लगी। इसे स्क्रीन पर नज़र डालकर सेलफोन कान से लगाकर बोली, हाँ मैं अपने कमरे में ही हूँ, तुम आ जाओ। वो सिलसिला मुनक़ते करके मुझसे बोली, अर्जुन पासपोर्ट ले आया है, चलो मरियम मेरे कमरे में चलो, वो वही आ रहा है। उसकी पेशी के मौका पर मरियम ड्रामाई अंदाज में अदालत के कमरे में दाखिल हुई। इसे देखकर वह हलचल सी मच गई। मरियम ने बताया कि मुझे पहले मिसेस स्टूपिड ने अगवा कराया, या किसी न किसी तरह वहाँ से फरार हुई तो जैक्सन के आदमी ने मुझे पकड़ लिया। मैं भी इस कैद से फरार होकर यहाँ पहुंची हूँ। इस वक्त इसका लिबास भी गर्द आलूद, बालों में भी गर्द की तहें थी और हुल्ले से वाकई वैसी लग रही थी जैसे कहीं से फरार होकर आई हो। मरियम की निशानदेही पर पुलिस ने वो जगह भी देख ली जहाँ इसे कैद रखा गया था। वो बंगला असल में जैक्सन ही की मलकियत था, लेकिन कांता के एक आदमी ने किराए पर लिया था। इस बंगले पर छापा मारा गया तो वहाँ से भी जैक्सन के कुछ लोग पकड़े गए। उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्होंने जैक्सन के कहने पर मिस क्लारा को अगवा किया था। वो भी दरअसल किराए के आदमी थे जिन्हें कांता ने भारी रकम देकर ये झूठ बोलने पर आमादा किया था। जैक्सन ने लाख इनकार किया कि ये मेरे आदमी नहीं है और वो बंगला भी मैंने किराए पर दे दिया था, लेकिन वो इसका भी कोई सबूत पेश न कर सका। अगवा के जुर्म में इसे 7 साल की सजा हो गई। स्टेफर्ड इस अगवा में शरीक नहीं था, इसलिए इस शक का फायदा देते हुए रिहा कर दिया गया। मुझे भी बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। स्टेफर्ड ने बेइख्तियार मरियम को पुकारा, क्लारा, सॉरी, या मरियम मिस्टर स्टेफर्ड, इसने कहा। क्लारा तो बहुत दिन पहले मर चुकी है। उस दिन हम लोग रास्ते में थे कि कांता का फ़ोन आया, हेलो बाबर, आज मैं तुम्हारी कामयाबी का जश्न मनाना चाहती हूँ, इसलिए शाम को होटल मेरिट के कमरा नंबर 708 में पहुँच जाओ। देखो अकेले ही आना, लेकिन कुछ नहीं, बस तुम पहुँच रहे हो। इसने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। कौन था? मरियम ने पूछा। कैप्टन रॉल्फ था। मैंने इसे नज़रें चुराते हुए कहा, वो आज शाम मुझे बुला रहा है, तू चले जाना। मरियम ने कहा, मैं अभी मौलाना साहिब और अब्दुल सलाम साहिब की बेगम से मिल लूँगी। मौलाना साहिब तो मुझे कोर्ट में भी नजर आए थे। जब जज ने फैसला सुनाया तो उस वक्त वो कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन जब मैं मरियम के साथ बाहर निकला तो वो मौजूद नहीं थे। कांता अपनी पूरी हशर सामानियों के साथ मौजूद थी। मैं जानता था कि जश्न किस नोयत का होगा, लिहाजा कांता ने जश्न मनाया। ज़ाहिर वो अकेली तो जश्न नहीं मना सकती थी, इसलिए 1-2 पैग मैंने भी पी लिए। फिर तो मैं रंगों और खुशबुओं में डूबता चला गया। मुझे होश उस वक्त आया जब रात का 1 बज रहा था। मैंने कांता को अलविदा कहा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मरियम इस वक्त तक जाग रही थी। बहुत देर लगा दी कैप्टन रॉल्फ के पास, इसने कहा। मैं कोई जवाब देने ही वाला था कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैंने सेलफोन उठाकर कान से लगाया तो एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर बाबर, मैं स्टीफर्ड का मुलाजिम पीटर बोल रहा हूँ। क्लारा बेबी को बता दें कि मिसेस स्टीफर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। यस सर, पीटर ने अफसुर्दगी से जवाब दिया। आज कोर्ट से वापसी पर इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। हमने इन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। अभी थोड़ी देर पहले इनका इंतकाल हो गया है। मैंने मरियम को ये खबर सुनाई तो वो फूट फूट कर रोने लगी। स्टीफर्ड बहरहाल इसका बाप था। हम लोग इसी वक्त स्टीफर्ड के घर रवाना हो गए। पुराने मुलाजमीन मरियम को देखकर धाड़े मार मार कर रोने लगे। मरियम इनसे ज़्यादा रो रही थी। वो सारी रात और दूसरा पूरा दिन हम दोनों ने वहीं गुजारा। इंतकाल के तीसरे दिन स्टीफर्ड के वकील ने स्टीफर्ड के दूरों नज़दीक के तमाम रिश्तेदारों के सामने स्टीफर्ड की वसीयत पढ़कर सुनाई। इसने अपने तमाम मुलाजमीन को $1-1 लाख और रिश्तेदारों को $2-2 लाख की वसीयत की थी। इसके बकिया तमाम जायदाद मरियम के नाम थी। इस जायदाद की मालियत करोड़ों डॉलर में थी। इसमें एक शर्त थी कि अगर इसकी बेटी दोबारा मरियम से क्लारा बन जाए तो ये जायदाद इसे दे दी जाए, वरना ट्रस्ट के हवाले कर दी जाए। मरियम ने हकारत से इस पेशकश को ठुकरा दिया और वकील से बोली, मिस्टर एडवोकेट, अगर ऐसी 4 जायदादें भी हुई थी तो मैं उन पर ठोकर मार दी थी। और जायदाद ही क्या, अगर दुनिया भर की तमाम दौलत भी मुझे
इस शर्त पर दी जाए कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं तो मैं साफर को भी ठोकर मार दूंगी। ये कहकर वो अदालत से बाहर आ गई। मैंने मरियम का हाथ थामा और इससे कहा, वो हमारा माजी था, अब हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। अम्मा ने मरियम को यूं गले लगाया जैसे वो इनकी बिछड़ी हुई बेटी हो। अब्बाजान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बाबर खान, तूने साबित कर दिया कि तू वाकई मेरा बेटा है। तू अगर जिद ना करता तो इस वक्त मेरी बहू मेरे पास ना होती। उन्होंने मुझे सीने से लगाया, फिर मरियम के सर पर शफकत से हाथ फेरा। मुझे इस वक्त हर तरफ खुशियों के रंग दिखाई दे रहे थे। इस घिनौने जाल दर जाल से निकलना किसी मौजे से कम नहीं था। मरियम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और आंखों में मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब। अज़ीज़ सामीन व नाज़रीन, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई दास्तान में। अल्लाह हाफिज़।